प्रणाम दोस्तों। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। जैसा घटित हुआ था वैसा ही मैं आपको सुना रहा हूं। सही या गलत का फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। साल था 1858। पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद, बगावत के बाद अंग्रेजी सरकार बेहद सख्त हो गई थी। आम लोगों में खौफ का माहौल था। पुलिस की धरपकड़ हर रोज होती थी। हर मर्द पर क्रांतिकारी होने का शक किया जाता था। ऐसे में प्रयाग के पास एक छोटा सा गांव था, हरिपुर। वहां ठाकुर लोगों की जमींदारी थी। ये लोग अंग्रेजों के बड़े विश्वास पात्र माने जाते थे। इस वजह से उनकी जमींदारी पर कभी कोई संकट नहीं आया। हरिपुर गांव के सबसे बड़े आदमी थे ठाकुर प्रताप सिंह, जिनके पास लगभग 100 बीघा जमीन का मालिकाना हक था। गांव में उनकी बड़ी इज्जत थी। उनके ठाट बाट में कोई कमी नहीं थी। दर्जनों नौकर चाकर थे। हवेली के आगे एक हाथी भी बंधा रहता था, जो उनका पालतू था। हाथी की देखभाल के लिए एक नौकर अलग से रखा गया था, जिसका काम बस हाथी की सेवा करना था। शायद 20 या उससे भी ज्यादा गायें और भैंसें भी थीं, जो उनके पूरे खानदान की जरूरतों को पूरा करती थीं। ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली कितनी बड़ी थी, इसका कोई ठीक अंदाजा नहीं था, पर लोग कहते थे कि उसमें लगभग 40 कमरों की भूल-भुलैया थी। दीवारों पर डाल और तलवारें टंगी थीं, जो शायद उनके पूर्वजों की धरोहर रही होंगी। हवेली में उनके 11 बेटे और उनके परिवार रहते थे। ठाकुर साहब की पत्नी का देहांत काफी समय पहले हो चुका था। साल 1858 की जनवरी का समय रहा होगा, जब ठंड अपने चरम पर थी। दिन जल्दी ढल जाते थे, क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा होती थी। उस घनी धुंध में रात तो क्या, दिन में भी बाहर निकलने से डर लगता था। सोचिए, लगभग 167 साल पहले कैसा सन्नाटा होता होगा। सूरज ढलते ही पूरा गांव अपनी रजाइयों में दुबक जाता था, और अंधेरा होते ही पूरे गांव में श्मशान जैसी खामोशी छा जाती थी। ऐसी ही एक धुंध भरी रात थी, जब घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। गांव से सटे जंगल से कोई आ रहा था। अंधेरी रात, शायद अमावस की। इतनी घना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। उस घुप अंधेरे में एक अकेला आदमी घोड़े पर सवार होकर जंगल से गुजर रहा था। वह मुसाफिर, एक सजीला लंबा चौड़ा नौजवान, घोड़े पर था। घोड़े के दोनों तरफ बड़ी बड़ी गठरियां लटक रही थी। वह धुंध को चीरता हुआ हरिपुर की ओर बढ़ता चला जा रहा था। पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी या कौन सा काम था, जो वह राहगीर इतनी कंपकंपाती ठंड और ऐसी अंधेरी रात में उस वीरान जंगल से गुजर रहा था। जान पड़ता था, शायद वो बहुत जल्दी में था। उसे कहीं तो पहुंचना था, पर कहां? मुसाफिर को हरिपुर गांव करीब आता हुआ दिखा तो उसकी रफ्तार थोड़ी मध्यम हुई, और मन में सोचने लगा, क्या इस गांव में रात गुजार सकता हूं? हरिपुर कोहरे और ठंड से कब्रिस्तान जैसा लग रहा था, जहां कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा था, जैसे कोई मनहूसियत का साया हो। वैसे भी हरिपुर में ठाकुर की हवेली को छोड़कर सारे ही घर मिट्टी के थे, जो अंधेरी रात में और श्मशान जैसा दृश्य दिखाते थे। कहीं एक भी दिया या आग का अलाव नहीं दिख रहा था। मुसाफिर के घोड़े की रफ्तार अब काफी धीमी हो गई थी, और वह मिट्टी के कच्चे घरों को निहारते हुए आगे बढ़ता रहा। कोई भी घर ऐसा नहीं लग रहा था जहां वह रात गुजारने के लिए किसी की मदद मांग सके। गरीब किसानों के घर में क्या ही रुकेगा। ऐसा सोचते हुए धीरे धीरे वह बढ़ता रहा। शायद कड़कड़ाती ठंड, कोहरे की काली रात, आलस या फिर गहरी नींद, कोई भी गांव वाला अपने घर से नहीं निकला जो इस अजनबी राहगीर की मदद को पूछे। वैसे अंग्रेजों की सख्ती भी बड़ी वजह थी कि कोई मदद को आगे नहीं आया। आखिर कौन किसी अजनबी को अपने घर में लाए? कौन पंगा लेगा अंग्रेजी हुकूमत से? क्या कहीं भी नहीं रात रुक पाऊंगा? मुसाफिर बड़बड़ाया, अगर प्रयाग में किसी सराय में रुक गया होता तो अच्छा होता। पर क्या मालूम था कि धुंध और ठंड इस कदर बढ़ जाएंगे कि रात में घोड़े की सवारी तकनीकी रूप से असंभव हो जाएगी। मन में पछतावा था। ऐसी मनहूस रातों में भूत प्रेत का डर तो होता ही है, पर चोर डाकू भी एक बड़ी समस्या होते हैं। विचारों की उधेड़ बुन में गांव के कुएं का मोड़ पार करते ही
राहगीर को ठाकुर की हवेली दिखी, जहां सन्नाटा तो था, पर अलाव की आग अभी बुझी नहीं थी। यहां शायद रात गुजारने के लिए जगह मिल सकती है। मुझे हिम्मत करके पूछना चाहिए। राहगीर ने सोचा। कोई है? कोई है? मैं मुसाफिर हूं, मदद करो। पर कोई आवाज नहीं आई। शायद सब गहरी नींद में थे। घोड़े से उतर के मुसाफिर फिर बोला, कोई है? कोई है? मदद करो। मैं एक मुसाफिर हूं, रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। कुछ सेकंड्स के सन्नाटे के बाद एक धीमी आवाज आई। कौन है? कौन है? मुसाफिर बोला। जी, मैं एक मुसाफिर हूं, मिर्जापुर जा रहा था, पर ठंड और धुंध की वजह से आगे इस काली रात में जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या आप आज रात मुझे यहां रुकने दे सकते हैं? धीरे धीरे एक साया बाहर की तरफ आ रहा था। देखने से तो कोई नौकर लग रहा था। सिर तक शाल ढकी हुई थी उसने। वह बिना देर किए बोला, ठाकुर साहब से पूछ के बोलता हूं, आप यहां आग के पास बैठ जाइए। उसके हाथ ठंड से सुन्न हो गए थे। आग से थोड़ी राहत महसूस हुई। अगर रुकने को मिल जाए यहां तो थोड़ा आराम करके कल सुबह जल्दी ही निकल जाऊंगा। मुसाफिर सोच रहा था। कुछ देर बाद नौकर आया। ठाकुर साहब ने इजाजत दे दी है रुकने को। आप मेरे पीछे आइए, मैं आपको दालान की तरफ ले चलता हूं। नौकर बोलते हुए आगे बढ़ने लगा। मुसाफिर उसके पीछे हो लिया। बोला, क्या दालान दूर है? आपका नाम क्या है? अपने घोड़े की लगाम हाथ में लेते हुए बोला। नौकर बोला, नहीं मालिक, दूर नहीं, हवेली के पीछे है। मेरा नाम नेपाली है। मुसाफिर पीछे पीछे चलता रहा। घोड़ा भी पीछे पीछे चल रहा था। हवेली दूर जा रही थी और कोहरे में छुपती जा रही थी। कुछ दूर के बाद मवेशियों का तबेला आया जो काफी बड़ा था। आप यहां अपने घोड़े को बांध दीजिए। मुसाफिर ने वैसा ही किया। वह फिर आगे बढ़ने लगा। फिर एक छोटी सी कोठरी दिखी जो एक बड़े पीपल के नीचे थी। कोठरी का साकल खोल के नेपाली बोला, आप यहां रात में सो जाइए। एक छोटी खटिया वहां थी, पर रोशनी के लिए कोई लटेन नहीं थी। मुसाफिर खुश होते हुए बोला, आपका धन्यवाद, मैं सुबह से पहले भोर में ही निकल जाऊंगा। नेपाली हाथ जोड़ के वापस हवेली की तरफ चल पड़ा। मुसाफिर उसको देखता रहा। नेपाली वापस जाते हुए घोड़े पर बंधी हुई बड़ी बड़ी गांठों को देखता रहा। आखिर क्या होगा इनमें? मन में आया, खोल के देखे, पर मुसाफिर अभी भी उसकी तरफ ही देख रहा था। खैर, नेपाली आगे बढ़ गया मुसाफिर के घोड़े से। इधर कोठरी में आके मुसाफिर को थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। यहां भी ठंड थी, पर बाहर की हड्डी कपा देने वाली ठंड और काली कोहरे वाली रात से बहुत राहत थी। कोठरी में अंधेरा था, पर किसी तरह वह खटिया पर लेट गया। थकान बहुत थी, पर ख्यालों की ट्रेन ने दौड़ना शुरू कर दिया। असल में मुसाफिर कलीन का व्यापारी था और कानपुर से अपने घर मिर्जापुर जा रहा था। वो कानपुर से वसूली करके लौटा था, अपने किसी कंसाइनमेंट की सप्लाई के बाद। दोस्तों, आप जानते होंगे 1958 के जमाने में कैश, कार्ड, यूपीआई तो चलता नहीं था, तो सारा पैसा सोने और चांदी की मोहरों के रूप में ही मिलता था। वही सारा वसूली का पैसा वो दोनों गांठों में लेकर जा रहा था जो उसके घोड़े पर बंधी थी। अब उस पूरी रकम का अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, पर दो बड़ी गांठें सोने और चांदी की मोहरों से भरी हुई किसी भी चोर या डाकू की नीयत खराब करने के लिए काफी थी। लेते हुए मुसाफिर ये सोचने लगा कि उसका घोड़ा जरा दूर बंधा था। उसको पास में बांध ले तो अपने धन की थोड़ी रखवाली भी कर सकेगा। कहीं आंख लग गई और मैं सो गया तो? मुसाफिर झटके से उठा और कोठरी से बाहर निकल गया। रात अभी भी उतनी ही काली थी और कोहरे के ठंडे झोंकों ने उसकी रूह को अंदर तक हिला दिया। पर अपने धन की सुरक्षा का ध्यान आया और वो तबेले को खोजते हुए आगे बढ़ गया। धीरे धीरे कदम चलते हुए वो अपने घोड़े को खोजने लगा। अंधेरा इतना ज्यादा था कि कुछ सूझ नहीं रहा था, पर किसी तरह वो अपने घोड़े के पास पहुंच ही रहा था कि उसे एक साया दिखा जो शायद उसके घोड़े के पास खड़ा था। इसके पहले वो कुछ समझ पाता, वो साया गांटरी में हाथ डाल के देख रहा था। कौन 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 है?
मालिक, मैं नेपाली, तू यहां क्या कर रहा है? मुसाफिर दौड़ के घोड़े के पास पहुंचा। तूने मेरी गांठरी खोली? मुसाफिर चीखा। नेपाली बोला, मालिक, मैं तो घोड़े को चारा देने आया था। आपका सामान मैंने नहीं खोला। अच्छा, जाने दो, जाओ यहां से, मुसाफिर ने झिड़क के बोला। नेपाली वहां से चला गया और कोहरे में गुम हो गया। मुसाफिर असमंजस में आ गया। क्या नेपाली ने उसकी सोने चांदी की मोहरें देख ली होंगी? समझ नहीं आ रहा था कि रुके या निकल जाए, पर इस काली कोहरे की रात में जाएगा तो भी लूट हो जाने का खतरा है। आखिर उसने फैसला किया कि वो रुकेगा यहीं और सुबह के 4 बजे ही निकल जाएगा। कितना भी कोहरा हो, वो कोठरी में वापस आके लेट गया। इधर नेपाली हवेली के अपने कमरे में आ गया था और उसके चेहरे पे शैतानी मुस्कान थी। असल में नेपाली ने देख लिया था कि घोड़े पे बंधी हुई गांठें सोने चांदी की मोहरों से भरी हुई है। लालच में अंधा होने लगा था। कुछ सूझ नहीं रहा था कि कैसे इतना सारा धन कैसे हड़प लूं। इतना तो साफ था कि नेपाली अकेले राहगीर पे काबू नहीं कर सकता। उसे किसी की तो मदद लेनी पड़ेगी, पर किसकी? नेपाली ने सोचा, अगर मुसाफिर को मार दिया जाए तो यह धन उसका हो सकता है, पर बाद में पुलिस का झंझट कैसे संभालेगा? हां, ठाकुर साहब की अंग्रेजी पुलिस से काफी पहचान है, वही सारा मामला संभाल सकते हैं। क्या ठाकुर साहब को मिलाना पड़ेगा? हां, यही सही रहेगा। ठाकुर खुद मिला होगा तो वो खुद को बचाने की हर कोशिश करेगा और साथ में नेपाली भी बच रहेगा। ऐसा सोच के वो ठाकुर साहब के कमरे की तरफ आया। वो धीमी आवाज में दरवाजे को खटखटाते हुए बोला, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। अंदर से आवाज आई, क्या हुआ नेपाली? मुसाफिर को दालान में सुला दिया? मालिक, मैं अंदर आ जाऊं? कुछ जरूरी बात है, नेपाली बोला। कुछ पल की खामोशी के बाद ठाकुर साहब बोले, अंदर आओ, दरवाजा खुला है। नेपाली धीमे कदमों से दरवाजा खोल के अंदर आ गया। ठाकुर बोले, क्या है? नेपाली बोला, मालिक जो मुसाफिर है उसके घोड़े पे बड़ी बड़ी गांठें हैं जिसमें सोने चांदी की मोहरें भरी है। क्या कह रहा है नेपाली? ठाकुर साहब की आंखें बड़ी हो गई। ये तो लाखों का धन होगा। हां मालिक, नेपाली ने सहमति में सिर हिलाया। चलो देख आते हैं, ठाकुर बोला। अपनी शॉल अपने सिर तक ओढ़ के वो बिस्तर से उठ के चलने लगा। नेपाली भी साथ हो लिया। उसे ठाकुर को मनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ऐसा ख्याल चल रहा था उसके दिमाग में। ठाकुर तबेले तक पहुंच के बोला, घोड़ा कहां बांधा है? कोहरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था। नेपाली उसको घोड़े के पास ले गया और गांठें खोल के दिखाई। ठाकुर की आंखें चमक से भर गई। इतना सोना! लालच सर पे सवार हो गया। नेपाली बोला, हुजूर, मेरा भी हिस्सा लगेगा ना? आधा? ठीक है, चौथाई, ठाकुर बोला। नेपाली ने हां में सिर हिलाया। अब यह समस्या थी कि धन हड़प कैसे ले? मुसाफिर को ठिकाने लगाना पड़ेगा। ठाकुर सोच रहा था तभी नेपाली बोला, मालिक, मुसाफिर को मार के ये दालान में कहीं जमीन में गाड़ देते हैं। ठाकुर को यह विचार सही लगा। ऐसी अंधेरी, ठंडी और कोहरे से भरी रात में किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब आधी रात हो चुकी है, सुबह तक सारा काम खत्म हो जाएगा। जय मेरी तलवार ले आ। ठाकुर का चेहरा क्रूर हो गया। नेपाली हवेली की तरफ दौड़ा। कुछ पल में ही वापस लौटा। हाथ में तलवार थी। ठाकुर ने तलवार ली और मुसाफिर की कोठरी की तरफ बढ़ चला। धुआं को चीरते हुए ठाकुर और नेपाली कोठरी के पास पहुंचे। नेपाली बोला, मुसाफिर, मुसाफिर। मुसाफिर बोला, हां? नेपाली, ठाकुर साहब मिलने आए हैं आपसे, आपकी कुशल पूछने के लिए। मुसाफिर बोला, प्रणाम ठाकुर साहब,
अंदर आ जाइए, बाहर बहुत ठंड है। ठाकुर साहब ने कोठरी के अंदर कदम रखा। पीछे नेपाली खड़ा था। फिर उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। ठाकुर साहब, आपका बहुत धन्यवाद। जवाब में ठाकुर साहब ने अपनी शॉल में छुपी तलवार निकाली और मुसाफिर की कुछ भी प्रतिक्रिया करने से पहले वो तलवार चलाने लगे। राहगीर चीखता रहा, पर ठाकुर की तलवार तब तक चलती रही जब तक मुसाफिर की आवाज शांत नहीं हो गई। ठाकुर के लालच ने एक आदमी की जान ले ली थी। कोठरी की दीवारों पर और ठाकुर के कपड़ों पर खून ही खून के छींटे थे। ठाकुर बोला, नेपाली। वो इशारा समझ गया और कोठरी में रखा फावड़ा उठाया और बाहर जाके कब्र खोदने लगा। कुछ देर के बाद दोनों ने मिलकर मुसाफिर की लाश के टुकड़ों को उठाया और कब्र में डाल के मिट्टी से दबा दिया। दोनों ने मुसाफिर का धन लूट लिया था। वो जल्दी से कपड़े बदलने के लिए चले गए। कोठरी पे ताला मार के जल्दी ही वापस लौटे। दोनों ओर गांठें घोड़े से उतार ली और घोड़े को हवेली के बाहर भगा दिया। गांठों को ठाकुर अपने कमरे में लाया और खोल के सोने चांदी की मोहरें घुमाने लगा। इतना धन उसने कभी एक साथ नहीं देखा था। चौथाई हिस्सा तू ले ले नेपाली, और चला जा यहां से। नेपाली ने सोने चांदी की मोहरे में से अपना हिस्सा लिया और अपना सामान बांध के कोहरे से भरी रात के अंधेरे में ही ठाकुर की हवेली से निकल गया। अगली सुबह सूरज तो निकला, पर धुआं और कोहरे ने दिन को भी रात की जैसी ही मनहूसियत बना रखी थी। ठाकुर साहब देर सुबह तक भी अपने कमरे में ही थे। उनके बाकी नौकर लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, उनके बेटे और बहुएं भी। पिताजी, पिताजी, बोलते हुए उनका सबसे बड़ा बेटा दरवाजा खटखटाया। ठाकुर साहब अभी भी नींद में ही थे। हाँ बेटा, निर्मल। पिताजी, ये नेपाली कहीं नहीं दिख रहा। मवेशियों को चारा नहीं दिया अब तक, और ना ही दूध निकाला। हाँ, वो अपने गांव गया है, भोला को बोल दो करने के लिए। ठाकुर करवट बदलते हुए बोले, आप भी उठिए, कुछ खा पी लीजिए। निर्मल बोला और चला गया। ठाकुर थोड़ी कमजोरी महसूस कर रहे थे, शायद रात की थकान, पर दिल में खुशी थी कि इतना सारा धन उन्होंने मुसाफिर का हथिया लिया। लेकिन उस अजनबी मुसाफिर का नाम क्या था, ऐसा सोचकर फिर सो गए। उधर भोला मवेशियों को चारा डालने गया, फिर दूध निकालने की कोशिश की, पर जिस भैंस से निकालने गया वो दूध नहीं दे पाई। फिर उसने बाकी भैंसों की कोशिश की और दूध निकाल के हवेली में दे आया। दोपहर के बाद ठाकुर साहब भी नहा धो के बाहर निकले और हवेली के चक्कर लगा रहे थे। इस वक्त भी धुंध इतनी थी कि 10 कदम से ज्यादा नहीं दिख रहा था। अपने मवेशियों पे नजर डालने के लिए थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने पाया कि सारी भैंसें और गायें लेटी है और उनके मुंह से झाग निकल रहा है। ठाकुर तो भौंचक्के रह गए। सारे 22 मवेशी एक साथ ऐसे कैसे तड़प रहे हैं? भोला, भोला, ये क्या चारा दिया तूने इनको? ठाकुर चिल्लाए। भोला दौड़ता दौड़ता आया। मालिक, मालिक, रोज वाला ही चारा दिया, पर ये सब कैसे तड़प रही है? भोला, जा जल्दी वैद्य जी को बुला ला। भोला भागा। ठाकुर ने अपने बेटों को बुलाया। सभी चिंतित हो गए। जब तक वैद्य जी आए, तब तक लगभग सभी मवेशियों ने दम तोड़ दिया था। गायें, भैंसें और उनके बछड़े सब मर गए थे। सबकी समझ के बाहर था। आखिर ऐसा कैसे हुआ? दिन मनहूस हो चुका था। मवेशियों के मरने से हवा में बदबू भी बढ़ रही थी। हड़बों को बुला के मवेशियों की लाशों को ले जाने को कहा गया। एक ही दिन में सारे मवेशी मर गए। इस बात पे ठाकुर को यकीन नहीं हो रहा था। अगली सुबह ठाकुर को उठने में आलस हो रहा था। थकान जैसी महसूस हो रही थी। थोड़ा ताप जैसा लग रहा था। हां, ताप तो था। निर्मल, ठाकुर ने बेटे को आवाज दी। भैया नहीं है? पिताजी, ठाकुर का दूसरा बेटा प्रभाकर बोला। अच्छा बेटा, वैद्य जी को बुला देना।
मुझे कुछ ताप जैसा लग रहा है। भैया, वैद्य जी के यहां ही गए हैं। मुन्नी को रात भर पेचिश हुई थी इसलिए। ठाकुर लेटते रहे। थोड़ी देर में हवेली के बाहर हंगामा मचा हुआ था। ठाकुर उठ के बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। निर्मल रोते हुए दरवाजे पे आया और बोला, पिताजी, मुन्नी नहीं रही। क्या? ठाकुर चौंक के बोले, हे भगवान, ये क्या हो गया? ठाकुर को बहुत सदमा लगा। उनकी 3 साल की पोती की मौत से ठाकुर की तबीयत दिनों दिन खराब होती गई। वैद्य जी का इलाज काम नहीं कर रहा था। किसी तरह से जिंदगी चल रही थी। फिर एक दिन एक और मनहूस खबर आई। उनका चौथा बेटा नीरज आम के पेड़ पर से गिर गया और उसे ऐसी चोट लगी कि वो हमेशा के लिए अपाहिज हो गया, चलने फिरने से मोहताज हमेशा के लिए। ठाकुर की आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। किसी की नजर लग गई उनके परिवार को। ठाकुर को अब जीने का मन नहीं था। वो मर जाना चाहता था, पर उसकी बीमारी उसकी हालत तो खराब कर रही थी, पर जान नहीं निकल रही थी। शायद कुछ और होना बाकी था। एक शाम को तो हवेली में बवाल ही हो गया था। चीख पुकार हो रही थी, पर ठाकुर चाहकर भी उठ नहीं पाए। उनकी कमजोरी इतनी बढ़ गई थी कि बिना किसी के सहारे वो उठ भी नहीं सकते थे। निर्मल बदहवासी की हालत में आया। पिताजी, प्रभाकर की कुएं में गिरने से मौत हो गई है। ठाकुर सन्न हो गए ये सुन के। वो चीख के रोना चाहते थे, पर रो नहीं पाए। अब ठाकुर पूरी तरह से टूट गए। उन्हें लगने लगा कि कहीं मुसाफिर का भूत उनके परिवार के पीछे तो नहीं पड़ गया, पर उन्हें बदनामी का डर था अगर वो किसी को बताएंगे। अगले 3 महीने तक सब ठीक चला, पर ठाकुर की तबीयत खराब ही रही। पर एक और मनहूस रात पता चला उनके सबसे छोटे बेटे पवन की पत्नी ने खुद को फांसी लगा ली और मर गई। ये झटका तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और उन्होंने जीने की इच्छा ही छोड़ दी। दवा लेना बंद कर दिया। अपने अंतिम समय में उसने निर्मल को बुलाया और उसको अजनबी मुसाफिर की कहानी और अपने कुकर्म बताए और बोला, पिंडदान करना पड़ेगा मुसाफिर का, पर वो उसका नाम नहीं जानता। नेपाली से पूछना, उसके गांव जाके शायद उसको पता हो। अगली सुबह तक ठाकुर की भी मौत हो गई। ठाकुर के अंतिम संस्कार के बाद निर्मल नेपाली के गांव गया तो पता चला कि नेपाली पर क्रांतिकारी होने का आरोप लगा के अंग्रेजी पुलिस ने उसे फांसी दे दी। ठाकुर और नेपाली दोनों ही मुसाफिर के धन का इस्तेमाल नहीं कर पाए। शायद मुसाफिर का धन शापित था। निर्मल ने सईदाबाद से एक तांत्रिक को संपर्क किया और सारी बात बताई। तांत्रिक बोला, पिंडदान तो कर दो, पर हर साल करना। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी करना पड़ेगा और माफी भी मांगना। साथ ही 1100 ब्राह्मणों को भोज भी कराना हर साल। पर याद रखना, एक भी साल भूलना मत, वरना फिर ऐसी ही तबाही होगी। निर्मल ने घर आकर बचे खुचे परिवार के साथ शांति पाठ किया और पिंडदान भी किया। उस अजनबी मुसाफिर का 2 दिन के बाद ब्राह्मण भोज भी किया। फिर अकाल मौतों का सिलसिला मानो रुक सा गया। आज लगभग 170 सालों के बाद भी ठाकुर की नस्लें हर साल उस अजनबी मुसाफिर का पिंडदान करती है और ब्राह्मण भोज का आयोजन करती है। हरपुर गांव का हर घर ये कहानी जानता है और उनके भोज में शामिल होते हैं। अब ये कहानी मैं आप लोगों की बुद्धिमत्ता पर छोड़ता हूं। क्या सही था, क्या गलत, कितना सच और कितना झूठ, क्या सच में मुसाफिर का भूत था? पर सच्चाई यही है कि उस मुसाफिर का नाम आज भी ठाकुर परिवार को नहीं पता और वो उसका पिंडदान हर साल करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हम और अच्छी लोकल कहानियां लेकर आएंगे।